एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट। दिस साइड सीरी एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं, जिसमें वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हैं। पैलियोथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, यानी कि जो भी आपका स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड थर्ड हम लोग वैदिक पीरियड। ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे और ऐसे ही हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आज हम इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये तीनों से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था, पुरातात्विक साक्ष्य किस ताम्रप्रसाद स्थल से निगम, कटाई और सिंचाई के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो वो कौन सी जगह जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम विच कैलकोलिथिक साइट शोज एविडेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, हार्वेस्टिंग एंड इरिगेशन। तो यहाँ क्वेश्चन समझ गए कौन सी वो कैलकोलिथिक की जगह है जहाँ पर हमें हार्वेस्टिंग, इरिगेशन और कॉर्पोरेशन के एविडेंस देखने को मिलते हैं। आपके ऑप्शन है दैमाबाद में, रंगपुर में, या फिर नवदटोली में, या फिर इनाम गांव में। तो वो होगा आप लोगों का इनाम गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि इनाम गांव में हमें ये ताम्रपाषाण के स्थल से निगम, कटाई और सिंचाई के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों को यहाँ 2 स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे बोली गई है, मिडल पैलियोथिक कल्चर वॉज अ क्वाइट वाइड स्प्रेड फेनोमेनन बिटवीन 6 लाख टू एंड 16,000 BC। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो आप लोगों का मध्य पुरापाषाण काल था उसका टाइम पीरियड कितना है, 6 लाख से लेकर के 60,000 तक का। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द मिडिल पैलियोथिक पीरियड आर। अगर हमें जो मध्य पुरापाषाण काल के समय पर हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट देखने को मिली है, जैसे कि भीमबेटका, निवासा, पुष्कर, रोहिणी हिल ऑफ अपर सिंध एंड समनापुर ऑन नर्मदा। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो अगर हमने पैलियोथिक साइट आपने पढ़ रखी है, पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ रखा है, तो पहला ऑप्शन तो आप लोगों का यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि जो आप लोगों का यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है वो 6 लाख से लेकर के 60,000 यानी 60,000 तक, ये जो टाइम पीरियड दे रखा है वो मिडल पैलियोथिक पीरियड का नहीं, ये होता है आप लोगों का लोअर पैलियोथिक पीरियड का। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट की अगर मैं आपको बात करूं तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। उस टाइम पर हमें ये सारी जगहें देखने को मिलती है। तो आप लोगों का सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोगों का यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मिडल का टाइम पीरियड ये नहीं होता है। मिडल के अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो वो आप लोगों का होता है 1.5 लाख से लेकर के 60,000 BC तक का। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। बात करेंगे अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे देख लें कि मध्य पुरापाषाण संस्कृति जो है तो 6 लाख से लेकर के 60,000 ईसा पूर्व के बीच काफी व्यापक घटना थी। तो ये ऑप्शन गलत होता है। मध्यपाषाण काल के कुछ सबसे लंबे महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर और ऊपरी सिंध की रोहिणी पहाड़ियों, नर्मदा पर समनापुर है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सिर्फ करेक्ट है। पहला क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वो जो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दे रखा था तो वो आप लोगों का पैलियोथिक कल्चर था। ठीक है, तो वो आपका जो निचली पुरापाषाण संस्कृति है उसका टाइम पीरियड था। अगर आप यहाँ देखेंगे मिडल पैलियोथिक पीरियड का, तो यहाँ पे मध्य पुरापाषाण काल का अगर आप यहाँ टाइम पीरियड देखेंगे तो वो 1.5 लाख से लेकर के 40,000, सॉरी मैंने आपको आगे 60,000 बताया था, 60 नहीं 1.5 लाख से 40,000
तक का या उसके थोड़ा बाद में भी था। तो ये टाइम पीरियड है। अगर आपको टाइम पीरियड याद होगा तो ही आप ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आप जब अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं हिस्ट्री अगर हम लोग कर रहे हैं तो टाइम लाइन जो दे रखी होती है वो अप्रॉक्स रहती है, आगे पीछे रहती है, कहीं भी फिक्स नहीं होता है। तो अप्रॉक्स के आगे आगे पीछे आपको रहना है, क्योंकि हर जगह अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे सबका अलग अलग शो हो रखा है। क्लियर हो गया? तो ये था इसका राइट आंसर। क्यों था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यूलिथिक कल्चर। इनमें से कौन सी नवपाषाण संस्कृति की विशेषता नहीं है। तो हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ रखा है, स्टोन एज पढ़ रखा है। तो उसमें हम लोग 3 स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, पैलियोथिक, मिसोलिथिक और न्यूलिथिक के बारे में। ठीक है, तो ये 3 स्टोन एज होते हैं नव, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यहाँ पे नवपाषाण काल के बारे में आपको यहाँ पे विशेषता बता रखी है, इसमें से एक कौन सी नहीं वो बताना है। पहला यहाँ पे बोल रखा है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों की खेती। दूसरा है सेडेंट्री फार्मिंग, गतिहीन खेती। थर्ड वन इज यूज ऑफ आयरन फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए लोहे का उपयोग होता था। या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुओं को पालतू बनाना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बात बताऊं कि उस समय पर एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए लोहे का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो आयरन से अवेयर ही नहीं थे, उसके बारे में इन लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं थी, उसके बारे में इनको कोई बात पता ही नहीं थी। अगर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कौन से समय पर हुई थी, पैलियोथिक यानी पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल, तो एग्रीकल्चर का जो यूज करना शुरू हुआ था वो आप लोगों का नवपाषाण काल के समय पर हुआ था। क्लियर? क्योंकि इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं पैलियोथिक, मेसोलिथिक के समय पर कोई भी एग्रीकल्चर के हमें एविडेंस देखने को नहीं मिलते। उस समय पर लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं था कि खेती के बारे में कुछ भी उन्हें बातें नहीं, क्योंकि वो उस समय, अगर मैं आपको बता दूं पैलियोथिक और मेसोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो हंटिंग और गैदरिंग के थ्रू अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूलिथिक पीरियड की, नवपाषाण काल की। तो उस समय जो खेती शुरू हुई थी, लेकिन वो आयरन का उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं था। आयरन की अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर के लिए जो आयरन का यूज हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें कब देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है मगध के टाइम पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे खेती होना जरूर शुरू हो गई थी, लेकिन हाँ यहाँ पर अभी भी जो इक्विपमेंट्स, हथियार हमें देखने को मिलते थे वो पत्थरों के ही होते थे। ठीक है, कॉपर के देखने को मिले, लेकिन आयरन से अभी भी वो लोग अवेयर नहीं थे। इसीलिए आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, इनमें से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैल आश्चर्यों की सबसे बड़ी पट्टी की खोज की गई थी? At which of the following places has the largest belt of painted rock shelter of prehistoric period has been discovered? तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सी वो जगह है प्रीहिस्टोरिक टाइम की जहां पर हमें पेंटेड रॉक शेल्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे उसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। आपके ऑप्शन से भाजा में भीमबेटका, जरोरा या फिर अजंता। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड एंड दी फोर्थ। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भीमबेटका, जरोरा और अजंता। तो ये सारी क्या थी? एक केव पेंटिंग्स है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे देख रखा होगा तो ये सारी केव पेंटिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कब? प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम पर। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, आई होप मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल में, दूसरा अगर मैं बताऊं तो प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आगे ऐतिहासिक काल में, और जो तीसरा है वो है हमारा हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल में। तो ये 3 हिस्सों में हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं
इंडियन हिस्ट्री को, भारत का इतिहास हम इन 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। अगर मैं आपको बता दूं प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टोन एज, जिसमें आप लोग अपना मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक एज के बारे में हमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट बता दूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। मेरा यहाँ पे एम सिर्फ क्वेश्चंस ही कराना नहीं है, आपको यहाँ टॉपिक भी क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी है। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके यस लिखते जाओ। अगर कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्री हिस्टोरिक में हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, पाषाण युग के बारे में। प्रोटो हिस्टोरिक यानी आगे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक एज के बारे में। हिस्टोरिक में हम लोग देखेंगे महाजनपद यानी कि 6 BC के टाइम से हमारी देखा जाए तो हमारी हिस्टोरिक पीरियड जो है मगध महाजनप आप लोगों ने देखा होगा महाजनपद से ही हमारी प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग की इसमें हम सारे महाजनपद, मौर्यांश, मगध, संगम एज, ठीक है, हर्षवर्धन डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये सारी चीजें हमारी इस एंशिएंट हिस्ट्री में आती है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता होंगी तब आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, भिमबेटका, जरोरा अजंता, ये सारी की सारी क्या थी, ये तीनों की तीनों जो हमें देखने को मिलती है, ये तीनों की तीनों क्या है, हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखने को मिलती है, केव पेंटिंग्स है, ठीक है। गुफा में ये लोग दीवारों पे क्या बनाते, चित्रकला में यहाँ पे देखने को मिली थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। तो भारतीय प्राज्ञ ऐतिहासिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ले मेसिल्यूर, रॉबर्ट ब्रूस फुटे, सुब्बा राव या फिर मिल्स बुर्किट। तो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री को बताने से पहले आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास का, अगर ऑब्वियस ही बात है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इतिहास का पिता कौन है, तब आपका राइट आंसर हेरोडोटस होगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछा गया है इंडियन प्री हिस्ट्री का फादर कौन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पैलियोथिक साइट से यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, पुरापाषाण काल के समय के 3 बातें यहाँ बोल रखी है और आपको बतानी है कि इसमें से कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें नहीं। एक बार फिर भी क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं। पैलियोथिक और ओल्ड स्टोन एज, तो पैलियोथिक को ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, मेसोलिथिक को बात करेंगे, ठीक है, मेसोलिथिक होता है और न्यूलिथिक को न्यू स्टोन एज बोलते हैं और मेसोलिथिक को हम लोग मिडल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। तो पैलियोथिक और ओल्ड स्टोन एज साइट आर वाइडली फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसने क्या बोला कि हमें जो पुरापाषाण की साइट देखने को मिलती है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्सों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको 3 बातें बोल रखी है। पहला बोला है फूड वॉज ऑब्टेन बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट्स एंड ट्यूबल्स। तो वो जो अपना जो वो लोग खाते थे वो क्या शिकारी करके, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग करके क्या वो खाना खाते थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो हंटिंग गैदरिंग करके ही खाना खाते थे, पेड़ों से फल तोड़ते थे और जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, जानवर शिकार करते थे, शिकार भी करते थे। हथियार मैं आपको बता दूं, हथियार उनके पास जो था वो पत्थर होता था, इस जो मजबूत सी कोई चट्टान होती थी, कोई और हथियार देखने को नहीं मिलता हमें पुरापाषाण के टाइम पर। दूसरा देखा जाए यहाँ पे बोल रहा है दूसरा कि जो वहाँ के लोग थे वो स्टोन टूल यानी पत्थरों का हथियार का यूज करते थे, जो उनके हाथों का साइज का होता था उतने बड़े बड़े पत्थरों का ये लोग यूज करते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है स्टोन इम्प्लीमेंट आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक। तो वो जो
ये लोग हथियार बनाते थे पत्थरों के, हमने जो वहाँ पत्थर देखे तो वो हार्ड रॉक, कठोर मजबूत चट्टानों के होते थे, उसे क्वारंटीन बोला गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। तो अगर आप में हिंदी वाले स्टूडेंट भी यहाँ देख सकते हैं कि भोजन जानवरों का शिकार करके और खाद्य पौधों और कंदों को इकट्ठा करके प्राप्त किया जाता था। इस तरीके से वो लोग अपने खाना खाते थे। लोग जानवरों के शिकार के लिए पत्थर के औजार, हाथ के आकार के और बड़े बड़े कंकड़ का इस्तेमाल करते थे। तीसरा पॉइंट है, पत्थर के औजार एक कठोर चट्टान से बने होते थे। ठीक है, तभी वो, क्योंकि बड़े बड़े जानवरों को भी मारना होता था, उनका शिकार भी करना होता था, तो उसके लिए उनके पास एक कठोर चट्टान होना जरूरी था, जिसको हम क्वार्टीज कहा जाता है। तो इसलिए आपका ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में अगर मैं पढ़ाऊं, तो डिटेल में अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, जो पैलियोथिक के लोग थे, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, उन्हें क्या हंटर गैदरर यानी कि शिकारी भी कहा जाता था। दे यूज्ड स्टोन टूल्स, हैंड साइज एंड फ्लैग्ड ऑफ लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। अभी मैंने आपको बताया वो जानवरों को शिकार करने के लिए पत्थर औजार जो होता था उस समय पत्थर के होते थे और वो हाथ के आकार के होते थे। तो जो उनके पत्थरों के औजार होते थे वो कितना एक कठोर चट्टान से बने हुए होते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वारंटाइज कहा जाता था। क्योंकि उस समय ना ही कि वो किसी भी धातु से, कोई भी धातु वहाँ उस समय यूज़ नहीं होती थी, ना ही कोई कॉपर मेटल। ठीक है, कॉपर अगर देखा जाए, ब्रोंज, आयरन, इन सब का यूज़ नहीं होता था। तो वो जो शिकार करते थे वो किससे करते थे, पत्थरों से। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे, जो बड़े कंकड़ जो हैं, जो लार्ज पेबल्स देखने को मिलते हैं, वो कहाँ पर, रिवर टेरेस के पास देखने को मिलते हैं। और फिर उन्होंने क्या बोला, जो बड़े बड़े जानवर को, उन लोगों को जब उनको हंटिंग करनी पड़ती थी तो वो लोग क्या करते थे, पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ वाले लोगों को, एक समूह को संयुक्त प्रयास करने की ज़्यादातर आवश्यकता होती थी, तब जाके वो उसको क्या करते थे, बड़े जानवर जो होते थे उनका शिकार कर पाते थे। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, तो उनकी भाषा और जो क्या क्या थी उस समय, जो लोग वहाँ की जो बातें थी, उनकी जो लैंग्वेज थी देखने को मिलती है, वो बहुत ही, हमें उनकी नॉलेज बहुत कम देखने को मिलती है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे और भी टाइम लाइफ जीवन बीतता गया, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, जानवरों को पालतू बनाने लगे। ठीक है, दे मेड अटेम्प्ट टू डोमेस्टिकेट एनिमल। उन्होंने कच्चे बर्तन बनाने लगे, मेक क्रूड पोट्स, और कुछ पौधे उगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, याद रखना, जो पैलियोथिक पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो खेती से अनअवेयर थे, उन्हें कोई भी बातें नहीं पता थी उस समय, तो वो सिर्फ पौधे वौधे उगाते थे और पालतू जानवरों को पालतू बनाया था। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो याद रखना, पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और हमें वहाँ पे गुफा देखने को मिलती है रॉक पेंटिंग की, जिसको हम भीमबेटका में वो जगह है जहाँ पर हमें रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन मैनी टाइम पूछा जाता है। दूसरी बात याद रखना, भीमबेटका साइट ये पूछी जाती है कि वो किस काल से है, पैलियोथिक, मीसोलिथिक या नियोलिथिक। तो भीमबेटका जो है वो पैलियोथिक पूरा पाषाण काल की जगह है, जहाँ पर हमें क्या चित्र देखने को मिलता है। ये एक रॉक केव पेंटिंग है, जिन्होंने चट्टानों पे पेंटिंग बना रखी थी। बनाया बेशक था, लेकिन उस समय कुछ ना पढ़ना कि उसने वो क्या लिखा है, किसी को कुछ भी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर आप देखोगे, इन्होंने क्या बोला, द पीरियड बिफोर 10,000 BC इज असाइन टू द ओल्ड स्टोन एज। तो अगर हम बात करेंगे 10,000 ईसा पूर्व की पहले की जितनी भी टाइम पीरियड देखेंगे, वो क्या था, ओल्ड स्टोन एज उसे बोला जाता था, यानी कि पैलियोथिक पीरियड बोला जाता था। क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पैलियोथिक पूरा पाषाण काल से सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग दे रखा है। ये आपको सारी हड़प्पन की साइट्स दे रखी हैं और ये नदियाँ हैं। कौन सी हड़प्पन साइट्स किस नदी के साथ कनेक्शन है वो आपको यहाँ मिलाना है। जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, लोथल, कालीबंगा, रोपर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये सारी साइट्स हमें सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन देव में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो कौन सी किस नदी के साथ कनेक्शन है, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी लोथल की। तो लोथल जो है वो कौन सी नदी में देखने को मिलता है, वो है आपका भोगांव में। भोगांव नदी जो है, भोगो नदी, वहां से।
कालीबंगा की बात करूँ तो कालीबंगा आपकी घाघर नदी से कनेक्शन है। रोपर जो है वो रावी नदी से, हड़प्पा सतलुज नदी से, और जो मोहनजोदड़ो है वो इंदस नदी से। तो आप लोगों का राइट सीक्वेंस बनता है 5 4 3 2 1, और ये ऑप्शन हमें कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। पहली बात आप लोग याद रखना कि कौन सी साइट जो है किस नदी से कनेक्शन है, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। ये सिंगल भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरीके का मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो एग्जाम में पूछा गया था। ही डॉकयार्ड एट लोथल वॉज वेल कनेक्टेड विद द रिवर। तो जो लोथल में डॉकयार्ड नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, वो कौन सी नदी के साथ जुड़ा हुआ था जो लोथल का डॉकयार्ड था? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, भोगवोस या फिर घगरी। तो अभी आपको मैंने मैच द फॉलोइंग के थ्रू बताया था कि जो लोथल का डॉकयार्ड जो है वो किस नदी से कनेक्ट है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोगावोस के कनेक्शन से। ठीक है। बाकी अगर अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो घाघर नदी है वो किससे नगर, कालीबंगा। ठीक है। तो मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि आपको जो मैंने वहाँ पीछे कराया था, तो आप लोगों को सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि सिंगल भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे तो लोथल का डॉकयार्ड जो कनेक्ट है वो कौन सी नदी के साथ, भोगवो नदी के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। और कालीबंगा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो आपके घाघर नदी के दक्षिणी तट पर है। कौन सी जगह पर, साउदर्न बैंक की तरफ है। और अगर मैं बात करूँ अगर, तो मैं भक्तव स्थल जो नर्मदा और ताप्ती नदियों की क्या घाटी तक पहुंचा हुआ था। तो याद रखना जो भगवत साइट्स है वो नर्मदा और ताप्ती रिवर के साथ तक क्या हुआ था, ये पहुंचा हुआ था। तो ये थे इसके एक्सप्लेनेशन, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में बताती जा रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर होता जाए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, द टैंक ऑफ ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स एट मोहनजोदड़ो हैज स्टेयर्स ऑन। तो आप लोगों ने ग्रेट बाथ देखा होगा, मोहनजोदड़ो की सबसे वहाँ पे फेमस है। ठीक है। सबसे बड़ी बिल्डिंग के वहाँ पे हम जानते हैं। तो वो वहाँ पे जो स्टेयर्स हमें देखने को मिलती है वो कौन सी साइड से देखने को मिलती है, नॉर्थ साइड से, साउथ साइड से, ईस्ट या फिर वेस्ट से? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉर्थ और साउथ की तरफ से हमें ये देखने को मिलती है मोहनजोदड़ो की जो ग्रेट बात है वहाँ की स्टेयर्स। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा दूँ, पहली बात तो आप यहाँ ग्रेट बात देख लो। ग्रेट बात के आप स्टेयर देख सकते हैं कि इन्होंने जो स्टेयर्स दे रखी थी वो कहाँ से, नॉर्थ और आप लोगों की साउथ वाले साइड से दे रखी है। अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में अगर पढ़ेंगे, जो ग्रेट बात है मोहनजोदड़ो की, इसको और क्या बोला गया था, अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। तो ये प्राचीन दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक पानी का टैंक इसे कहा जाता था, जिसको अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कम से कम 2.4 मीटर यानी कि 8 फीट गहरा और लगभग 12 मीटर यानी कि 40 फीट को यानी कि 23 फीट इसे मापा जाता था। ठीक है। अगर इसमें हम देखेंगे तो ये 2 वाइड स्केयर केस हमें देखने को मिलता है। एक हमें देखने को मिलता है उत्तर की तरफ और एक हमें दक्षिण की तरफ ये देखने को मिलता है, जहाँ पर ये क्या करता था, ये एंट्री यहाँ से लोग प्रवेश के रूप में यहाँ कार्य करता था। मतलब नॉर्थ साइड से और साउथ साइड से यहाँ पे लोग यहाँ पे एंट्री करते थे इस ग्रेट बाथ के अंदर, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आपको ये जरूर याद रखना है कि ग्रेट बाथ को अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, ये पॉइंट स्टेटमेंट जरूर याद रखना है, इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करूँ तो आप लोगों को इसको याद रखना है कितना गहरा और कितना लंबा ये है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द ऋग्वेद गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ऋग्वेद का वो कौन सा भाग है जिसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति का विवरण किया जाता है? आप लोगों को 9वां मंडल, 10वां मंडल, चौथा मंडल या फिर दूसरा मंडल? तो यूनिवर्स के बारे में जो बातें हमें देखने को मिलती है तो वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें देखने को मिलती है। तो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो 10वां जो मंडल हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में, उसमें कितना 129, ठीक है, 129 हमें यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, सूक्त देखने को मिलता है, जिसने ब्राह्मण की विद द डील विद द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड क्रिएशन, जिसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति और सृष्टि से संबंधित बातें हमें इनकी इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि ऋग्वेद में के 10वें मंडल में जो
जो अगर हम देखा जाए किस बारे में उल्लेख करा गया, शूद्र के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, मेंशन किया गया है शूद्र के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको साथ में ये भी बता दे रही हूँ जो और भी एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी बन सकते हैं। क्लियर हो गया। तो शूद्र जो मेंशन था पहली बार हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें ये देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे बोला गया है द गेम ऑफ डाइस वॉज अ पार्ट ऑफ द रिचुअल्स ऑफ, जो पासा का खेल जो है वो किस रस्म का हिस्सा होता था, अश्वमेघ का, राजसूया का, वाजपेयी का, या फिर अग्निस्मोका का, स्तोमा का। तो अगर हम बात करेंगे जो ये गेम होता था डाइस का, पासे का, तो ये होता था राजसूय का हिस्सा। ठीक है, राजसूय की रस्म होती थी उसका ये हिस्सा होता था। तो ये राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि जो राजसूया का जो रिचुअल होता था, जो रस्म होती थी, इसमें क्या होता था। ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट को ये बातें पता है जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राजसूया के जो रिचुअल्स किए जाते थे इसमें क्या होता था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषस्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिवेग, तो इनमें से कौन सा पुरुषार्थ त्रिवर्ग का हिस्सा नहीं है, मोक्ष, काम, धर्म या फिर अर्थ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। इट मीन्स मोक्ष जो है वो पुरुषार्थ त्रिवेग का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं आप लोगों को बता दूं जो मोक्ष जो है वो किसका पार्ट का, चतुर्वर्ग का हिस्सा है। और अगर मैं बात करूं अर्थ, धर्म और कर्म की, काम की, तो ये किसके, आपके त्रिवेग का हिस्सा है। लेकिन मोक्ष जो है वो किसका, चतुर्वर्ग का हिस्सा है, ना कि त्रिवर्ग का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द अर्लीस्ट, इनमें से कौन सा उपनिषद सबसे पुराना यानी कि प्राचीन है। पहला है बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद अगर देखा जाए तो वो कौन सा माना जाता है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी, छांदोग्य उपनिषद। तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ऋग्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीता डिनोट द, जो रीता की ऋग्वेदिक अवधारणा निरूपित करती है वो क्या बताता है। पहला है अमालगमेशन ऑफ ऑल गॉड इनटू वन, की सभी देवताओं को का एक ही समामेलन है। या फिर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जो भी आपका सी में, सी ऑप्शन देखते हैं, नैतिक और नैतिक आदेश जितने भी एथिकल और मोरल ऑर्डर्स हैं। या फिर कॉस्मिक ऑर्डर और लॉ प्रिवेलिंग इन नेचर, ब्राह्मणीय व्यवस्था या प्रकृति में प्रचलित कानून। तो ऋग्वेद में जो रीटा वर्ड है वो क्या बताता है, वो बताता है आपके नैतिक और नैतिक आदेश और ब्राह्मणी व्यवस्था या प्राकृत में प्रचलित कानून। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है कि डी और सी दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण इज द अर्लीस्ट, इनमें से कौन सा पुराण सबसे पुराना है, भागवत, मार्कंडेय, विष्णु या फिर मत्स्य। तो सबसे पुराना पुराण अगर आप लोग देखोगे तो वो है मत्स्य। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो मत्स्य पुराण जो है इसमें टोटल कितने 18 उत्तर वैदिक हिंदू शास्त्रों में से ये एक माना जाता है। क्लियर हो गया। और फिर कहा जाता है कि ये हिंदू भगवान जो विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से पहला मत्स्य की कहानी बताता है। क्लियर हो गया। इसमें जो 10 मेजर अवतार हमें भगवान विष्णु के देखने को मिलते हैं तो उसमें जो सबसे पहले जो कहानी बताई जाती है वो किसकी, मत्स्य की बताई जाती है। तो इसलिए आपका सबसे पुराना पुराण पूछा जाए तो वो क्या होगा, मत्स्य, जिसमें हम लोगों ने टोटल कितने 18 उत्तर वैदिक हिंदू शास्त्रों में से ये सबसे क्या पुराण माना जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि अष्ट अध्याय जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है वेद व्यास के द्वारा, सुखदेव के द्वारा, कात्यायन के द्वारा या फिर पांडनी के द्वारा। तो अगर आपने पढ़ रखा है कि अष्टाध्यायी जो है वो किसके द्वारा, पांडनी के द्वारा ये लिखी गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपको यहाँ अष्टाध्यायी के बारे में बता दूं तो अष्टाध्यायी ये एक संस्कृत है, ग्रामर रिटर्न है जो कि 6 से 5 शताब्दी के टाइम पे लिखी गई थी। याद रखना ये बात जरूर पूछी जाती है
कि ये एक संस्कृत ग्रंथ है, तो हमें साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि इसकी भाषाएं भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ ली जाती। संस्कृत है, ठीक है, आप लोगों की तमिल में है, पर्शियन में, किस लैंग्वेज में। तो याद रखना अष्टाध्यायी बुक है, ये एक संस्कृत ग्रंथ है जो कि किसने लिखी थी, पांडनी ने लिखी थी, पांडनी द्वारा। जो भारतीय ये क्या था, पांडनी कौन था, इंडियन ग्रामेरियन, भारतीय व्यवहारिक व्याकरणविद था, और ये दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, और ये संस्कृत भाषा के सबसे पुराने ज्ञात व्याकरणों में से एक है। क्लियर हो गया, क्योंकि पांडनी जो है वो इंडियन ग्रामियन है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, और उन्होंने ये अष्ट अध्याय लिखी थी जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारी सीरीज में जुड़ जाओ। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो चैनल पर जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। ऐसे ही हम इसको टॉपिक वाइज क्वेश्चन अब हम इस यहाँ पे चलाने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पहले इस टॉपिक को क्लियर कर दूँ तो मैं पहले जरूर करूंगी, वरना हम ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना कि अब मैं आप लोगों को स्टोन एज, इंडस वैली और वैदिक एज के बारे में पढ़ाऊं या फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लेकर आऊं। आप लोगों को क्या चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।